नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार भारद्वाज। इस समय मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और उनके निवास स्थान पर आज पहुंचा हूँ और कुछ सवालों का जवाब आज उनसे जानना चाहेंगे जो बहुत आज के लिए बहुत ही अहम है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज इनसे हम बात करेंगे और देखते हैं कि जनता इनके विचार से कितना सहमत है। वो अपने लाइक और कमेंट में हमें बताएंगे और मैं अब इन्हीं से बात करूंगा। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सब सर सवाल, सर आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं और परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो आपको अधिवक्ता बनने के लिए प्रेरित किया? नहीं, घटना ऐसी कुछ नहीं। माता पिता की इच्छा थी। मेरे फादर पुलिस अधिकारी थे। उन्हें लगा कि इस देश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के द्वारा लोगों को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाता। मैं पुलिस अधिकारी भी बन सकता था, जा सकता था उसमें। पहले मेरा एडमिशन मेरे माता पिता ने सैनिक स्कूल में करवाया। मैं उस क्षेत्र में जा सकता था। मन में, क्योंकि आपने बड़ा हृदय को बहुत हमें पीछे ले जाने वाला सवाल पूछा है शुरुआत का। बचपन में जहाज उड़ते हुए देखता था तो पायलट बनने की भी इच्छा हुई, लेकिन वो सब चीजें रही थोड़े थोड़े। और जब 10th 12th आगे बढ़े तो मेरे पिता को लगा, मेरी माता को लगा, और पिताजी को ज्यादा लगा, माताजी तो पिताजी के उसमें, कि नहीं, वकालत के क्षेत्र में जाना चाहिए। और शायद इस देश में लीगलिटी के लिए, इस देश में गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए, उनकी बात को पहुंचाने के लिए काम होना चाहिए। जो आज भारत सरकार हमारी एसएस टू जस्टिस फॉर ऑल कह रही है, उसी को शायद हमारे माता पिता ने सोचा कि न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए। तो उन्हें लगा होगा, तो उन्होंने हमें इस क्षेत्र में कराया स्टार्ट। क्योंकि माता पिता तो पहला विद्यालय होते हैं जिधर भेजना चाहे। टीचर तो बाद में मिलता है, पहले माता पिता। जब लॉ कॉलेज में गए तो टीचर मिले, मेडिकल उसमें जाते तो एमबीबीएस के उसमें जाते तो बीएससी साइंस में जाते तो उधर मिलते, इंजीनियरिंग में जाते तो वहां जाते, सैनिक स्कूल में जाते तो वहां से कुछ और बनते, मेजर जनरल बन के आते। लेकिन वो नहीं उन्हें लगा, तो उन्हें लगा। और इसके माध्यम से मेडिकल के छात्रों की भी मैंने सेवाएं की। जब यूक्रेन में कोरोना काल आया और यूक्रेन में हमारे बच्चे वहां थे, तो उनको एयरलिफ्ट कराया हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। रूस से, यूक्रेन से बच्चों को लाया गया कोरोना काल में, तो उनकी भी सेवा की। कई पुलिस अधिकारियों, आर्मी ऑफिसर्स की भी हम केसों में सेवा कर देते हैं, कि हमारे आर्मी है, अधिकारी। मेडिकल सर्विसेज के लोगों की भी सेवा कर देते हैं, राजनेताओं की सेवा भी कर देते हैं। और सबसे बड़ी सेवा मैं उसकी मानता हूं जो न्याय की आशा तो रखता है, लेकिन न्याय उसको नहीं मिल पाता, तो उसको न्याय दिला सकूं, उसको न्याय की पराकाष्ठा से ऊपर तक पहुंचा सकूं। ये बड़ी बात है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि जो मेरे ऑफिस पर आए और न्याय की आशा लेकर आए तो उसको होना चाहिए। हमारी माताजी ने बचपन में हमें गीत के माध्यम से सुनाया था, बताया था, वो मेरे जीवन में बड़ा असर पड़ा। जैसे प्रेमचंद की कहानियां जीवन में लोगों को असर छोड़ती थी, ऐसे ही माता जी का भी हमारे कि डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को दो ग्रह दान, शोकातुर को धीरज दान। इस तरह से पूजा के 12 फूल थे और सब सामाजिकता से जुड़े हुए थे। अगर पूजा के 12 फूलों को माता जी का कहना है, अब भी कहना है,
और वो हमें प्रेरित करती हैं कि अगर आपने ये किया जीवन में तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाए ना जा पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने मानवता की सेवा कर दी, अपने इंसान की सेवा कर दी, हर दीन दुखी परेशान की सेवा कर दी, उसके कार्य में आ गए, अपने क्षेत्र के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी पराकाष्ठा के द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा, अपनी डिग्री के द्वारा, अपनी जिम्मेदारी के द्वारा, तो शायद वो सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी आस्था है, सबसे बड़ी श्रद्धा है। तो क्या एपी सिंह जी इस भाव को जनता के हृदय में जागृत रखेंगे हमेशा के लिए? नहीं, मैं मेरे जीवन के आखिरी सांस तक न्याय की पराकाष्ठा पर, बिल्कुल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हो, निचली अदालत हो, ट्रायल कोर्ट्स हो, कोई अदालत हो, सभी माननीय अदालत होती हैं, सबका सम्मान होता है। कहीं भी, जहां कहीं भी मुझे लगता है, मुझे लगा है, लोग आए हैं, तो मैंने देश में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाकर, विभिन्न प्रदेशों में जाकर, विभिन्न प्रदेशों के ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में जाकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी बात को पहुंचाने के लिए, उनके हक को दिलाने के लिए, उन्हें एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए दिखना चाहिए, होना चाहिए। उसमें कोई गरीबी नहीं, कोई अमीरी नहीं, ये कार्य किया है और जीवन भर आगे करता रहूंगा और इसमें मुझे संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है। और इसके लिए मुझे समय समय पर, आप देख रहे हैं, ये सब एक ऑफिस है, यहाँ की सम्मान क्या है, ये सब विभिन्न संगठनों के, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के, सबने सम्मान दिया, आदर दिया, प्यार दी, इज्जत दी, हम लोगों के दिलों में धड़कते रहे। 140 करोड़ लोगों के दिलों में तो धड़कता ही हूं। हमें विश्वास है कि हम इस देश में उस तरह की न्याय व्यवस्था के प्रति बढ़ रहे हैं, जब इस देश की कोई भी, अगर महिला, बच्ची, पुरुष, युवक, युवती, कोई भी सोचता है, विश्वास करता है कि उसे न्याय मिल पाएगा क्या, तो उसके लिए डॉक्टर एपी सिंह हर समय 24 घंटे हाजिर रहता है। और अपनी लीगल टीम है, लीगल टीम के द्वारा भी, पूरे देश में हमारी लीगल टीम है, पूरे सब जगह है, हम उनके द्वारा उनको गाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं और उन्हें उसी आधार पर न्याय की। चलिए अब अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। मैं इस सवाल को इसलिए आपसे पूछा कि हो सकता है कि इस समय इस सवाल को पूछने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा आनंद सा महसूस हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले गए। चलिए, भारत के तमाम कोर्ट में जो विचाराधीन मामले हैं और उनकी संख्या लगातार साफ बढ़ती जा रही है, उसके समाधान के लिए आपका क्या सुझाव है? नहीं, उसका समाधान देखिए, हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान के पिछले, बहुत कठोर उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया। हमारे देश के लॉ मिनिस्टर पिछले और वर्तमान के बहुत लगन से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात के लिए बहुत सतत प्रयत्नशील है और कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय भी होना चाहिए। तो जो न्याय शब्द जोड़ा है, वो न्यायालय के लिए जोड़ा है, अदालत के लिए जोड़ा है, कानून के लिए जोड़ा है, और इस विश्वास को तोड़ने के लिए जोड़ा है कि जो अभी तक फेमस हो गया था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख जो मिलती थी, इसको तोड़ने के लिए नए जो कानून आए, नई सीआरपीसी आई, नए साक्ष्य अधिनियम आए, नई हमारी भारतीय दंड संहिता आई, सिविल संहिता आई, जो भी हमारी, इनमें टाइम बाउंड है। पीछे तो जो हो गया 76 वर्ष तक, तो जो हो गया वो हो गया। मोदी जी ने अपनी तरफ से बीते 10 वर्षों में प्रयास बहुत किया, अपनी तरफ से संभालने का बहुत किया, और उसी की पराकाष्ठा है कि हमारी जो नई कानूनी संरचना आई है, जिसको माननीय संसद ने और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी, और जो शायद 1 जुलाई से हमारे जन्मदिन वाले दिन तारीख से लागू हो जाएगी, मेरे लिए भी खुशी है कि उस दिन से लागू हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए वो एक नई व्यवस्था होगी। अभी बिल्कुल आपका कथन सत्य है, अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में बहुत केस लंबित है, बहुत पेंडेंसी है। किसी का केस 2023 में हुआ, 2033 में उसे आशा बंधी कि अब हमारा केस सही लाइन पे जा रहा है। 10 साल तक क्या हुआ उसके साथ, और अगले 10 साल, 20 साल बाद उसका केस बरी हो गया। 20 साल जो उसने सफर किया, उसके परिवार ने सफर किया, उसके रिश्तेदारों ने, उस बीच में उसके माता पिता नहीं रहे होंगे, उसके दादा दादी नहीं रहे होंगे, परिवार में क्या क्या उसने झेला होगा, पत्नी का विछोह हो जाता है, बच्चों की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, कितने लोग ऐसे जेल में हैं, निर्दोष हैं,
निर्दोष साबित होंगे, लेकिन 10 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद जब निर्दोष साबित होंगे तो उनका निर्दोष साबित होना कोई महत्व नहीं रखता, कोई उसका वजूद नहीं रह जाता है, कोई उसका तथ्य नहीं रह जाता, उसका जीवन खत्म हो चुका है। उसकी शिक्षा अगर शिक्षा में था तो अधूरी रह गई, उसके बच्चे अनपढ़ रह गए, उसकी वाइफ जीवन के वो सुख नहीं ले पाई जो पति से ले सकती थी, उसके माता पिता फटी धोती, फटे कुर्ते और दवा के अभाव में, घुटनों के दर्द में, घुटनों का इलाज ना हो पाने की वजह से जीवन छोड़ गए, उसका कौन भुगतान करे? अभी ऐसे ही इसी एक कहानी इसी रूप में हुई कि अगर जैसे मुझे सजा हो गई, लेडीज बोली मुझे सजा हो गई, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। अगर मैं अब 10 साल की सजा काट रही हूँ और सजा भुगतने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी और क्या अपने जीवन की दिनचर्या कहाँ से शुरू करूंगी? ऐसे में नहीं, क्या ऐसे में विचार? बहुत सी महिलाएं भी जी। हैं, बहुत से पुरुष हैं। इस देश में कई चीजें ऐसी भी हैं, जैसे है क्या, अब इस देश में महिला आयोग है, जी। महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, जी। महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। लेकिन क्या पुरुष के लिए वही चीज है? क्या पुरुष आयोग है? क्या पुरुष हेल्पलाइन है? क्या पुरुष हेल्प डेस्क है? क्या पुरुष थाना है? क्या पुरुष आयोग है? क्या पुरुष मंत्रालय है? क्या पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है? क्या पुरुष के लिए कोई ऐसी नंबर है जिस पर पुरुष आत्महत्या करने से पहले एक बार शिकायत तो दर्ज कर जाए, बोल तो जाए कि मैं ये करने जा रहा हूं और इसलिए करने जा रहा हूं, इस दुख में करने जा रहा हूं? क्यों नहीं है? हमारा भारत का संविधान तो कहता है समानता है, एकरूपता है, महिला पुरुष को सबको बराबर का अधिकार है, होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ग्राउंड जीरो पर नहीं है। इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं और उसका कारण सामने तक नहीं आ पाता है, सामने नहीं पहुंच पाता है। महिला की मौत होती है, जग जाहिर हो जाता है, महिला के साथ घटना होती है, पुरुष के साथ कुछ होता है तो लोग नहीं बता पाते हैं। पिता कहता है मेरा बेटे से हाँ थोड़ी अनबन हो गई थी, घरवाली से थोड़ी अनबन हो गई थी, उसकी दोस्त थी, वो ये हो गया था, बस सुसाइड कर लिया। लेकिन वो खत्म हो जाता है, वो परिवार खत्म हो जाता है। किसी एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, चाहे वो महिला की हो चाहे पुरुष की हो, कई रिश्तों की मौत होती है, कई रिश्ते उसमें मरते हैं, कई रिश्ते सिसकते रहते हैं, कई रिश्ते घाव जख्म देते रहते हैं जो कभी नहीं भर पाते हैं वो घाव। उनको होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए हमारी स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रायल, टाइम बाउंड ट्रायल इसके लिए होना चाहिए। और इसके लिए मैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल स्वतंत्र प्रभात और सभी देश भर में देखे जाते हैं पूरी दुनिया में, आप वरिष्ठता के साथ कार्य करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ वकील की नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार वकील भी हैं, न्यायिक व्यवस्था भी है, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और खुद क्लाइंट भी हैं। इसके लिए चारों लोग जब संघर्ष करेंगे, चारों लोग उसको न्याय की एक ऐसी कंपटीशन लगाएंगे कि हमें जल्दी डिस्पोजल करना है। वकीलों में भाव आएगा तो बदलेगा, न्यायाधीशों में भाव आएगा। आज भी बहुत से ऐसे न्यायाधीश हैं, रात दिन काम करते हैं, छुट्टियां नहीं बिताते। आज ऐसे न्यायाधीश हैं जो काम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर डिलीवर करते हैं, कोर्ट में सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, पूरी तरह सुनते हैं। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे न्यायाधीशों को। और ऐसे वकील भी हैं आज इस देश में जो लगातार काम करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं। क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी करते हैं अपना घर बेचकर, अपने बीवी के टॉप्स बेचकर, हाथों के कड़े बेचकर, अंगूठी सोने की बेचकर, अपनी पुरातनी चीजों को बेचकर भी अपने वकीलों को देते हैं, कोर्ट में लगाते हैं। ऐसे क्लाइंट भी हैं, ऐसे परिवार भी हैं। पुलिस अधिकारी भी बहुत तत्परता से करते हैं जांच। ऐसे हैं अधिकारी, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। ऐसे है जांच अधिकारी, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे एसओजी हो, चाहे कोई हो, किसी तरह की एसआईटी हो, कोई पुलिस अधिकारी, किसी राज्य के पुलिस अधिकारी हो, किसी स्टेट के पुलिस अधिकारी हो, बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। लेकिन आज भी एडवोकेट भी ऐसे हैं, न्यायाधीश भी ऐसे हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, क्लाइंट भी ऐसे हैं जो अपने मुकदमे को पेंडेंसी में ही छोड़े रखते हैं और जो जिम्मेदारी उन्हें भगवान ने दी है, जो सरकार ने दी है, जो उन्हें गरिमामय पद मिला है, उसका निर्वाह नहीं कर पाए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को दिए जा रहे निर्देश का पालन क्या किया जा रहा है? यदि नहीं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समय समय पर बड़े निर्णायक डिसीजन थे, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, सुनती भी है, देखती भी है, बोलती भी है और लोगों के दर्द को दूर भी करती है, मरहम भी लगाती है, इलाज भी करती है। आपने देखा, इसीलिए कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट कहती है बेल इज रूल, जेल इज डिनाइल। सीधे कहती है कि जेल में नहीं रखिए, आप बेल दीजिए। लेकिन कई बार उनका अनुपालन ट्रायल कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं कर पाते, जेलें भर जाती हैं। हर जेल, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, सरकार बहुत काम कर रही है, राज्य सरकारें बहुत काम कर रही हैं, केंद्र सरकार बहुत काम कर रही है, न्याय व्यवस्था बहुत काम कर रही है, लेकिन फिर भी ओवर क्राउडेड जेल है। अगर उस बैरक की क्षमता 60 है तो उसमें 125, 100, 120, 98, 100 ऐसे मुलजिम डबल ट्रिपल हो रहे हैं। तो कैसे व्यवस्था हो, कैसे अच्छी व्यवस्थाएं हो पाए जब इतना क्राउड, ओवर क्राउड है? तो उस ओवर क्राउड को करने के लिए हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। नहीं हो पाता है। सतेंद्र अंटिल का जजमेंट इतना फेमस है, सबको पता है, लेकिन कोई कोर्ट मानती है, कोई ऑनरेबल कोर्ट नहीं मानती है। ये क्यों, ऐसा क्यों? तो उस पर होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हमारी जेलों का भार हल्का हो सके। जेल हल्की रहेंगी तो असली जो अक्यूज्ड हैं उन पर ध्यान दे पाएगी सरकार, चाहे उनके रिहेबिलिटेशन की बात हो, चाहे उनकी पनिशमेंट की बात हो। हमारा देश का संविधान क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है? 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, कोई एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। आसाराम बापू जी का क्या दोष है? संत, परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी के साथ जो भी इतने वर्षों से हो रहा है, टोटल अनजस्टिस है, टोटल अन्याय है। जो कार्य उन्होंने किया, अपराध तो छोड़ दीजिए, वो परम पूज्य संत अपराध को कर ही नहीं सकते, लेकिन जो कार्य भी उन्होंने नहीं किया, जिस कार्य को उन्होंने कभी मन में नहीं सोचा कि ऐसा भी करूंगा कभी, उस बात की सजा मिल रही। पूरी तरह से उन्हें निर्दोष है, वो पूरी तरह से झूठा फंसाया गया, षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई, चाल की गई, फरेब किया गया, जिसके तहत 11.5 साल हो चुके एक पूज्य संत को, जिसने इस देश के सनातन को जिंदा रखने के लिए, सनातन की बात करने के लिए उस समय सनातन की बात की गई। आज तो हमारा सनातन फल फूल रहा है। आज तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य 22 जनवरी को माननीय मोदी जी ने किया, प्राण प्रतिष्ठा की। पूरे देश ने दीपावली मनाई, 500 वर्षों के बाद पटाखे चले, मिठाइयां बटी। लेकिन उस समय विकट परिस्थितियों में परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने, जब ईसाई मिशनरीज इस देश पर हावी थे, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लोगों को लालच दिया जाता, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, उन्हें गुमराह किया जाता था, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता था। उस समय परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी निकले, अपनी कथा के माध्यम से, अपनी पत्रिका के माध्यम से, अपने गुरुकुल के माध्यम से, अपनी गौशालाओं के माध्यम से, अपने औषधालयों के माध्यम से, अपने आश्रमों के माध्यम से उस समय देश की सनातन को जिंदा रखने का काम, मजबूत करने का काम, सही दिशा देने का काम उस संत ने अकेले इस देश में किया था। और आज वो कार्य करने की ही सजा भुगत रहे। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ना चाहा, उन्होंने अंग्रेजियत को छोड़ना चाहा, उन्होंने सनातन पद्धति, हिंदी, देश की बात को काम किया। और यही है कि पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने छोड़ा तभी, नहीं तो इस देश में वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, प्रपोज डे, येलो डे, रोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, इन डे की भरमार हो चुकी थी।
बढ़ते चले जा रहे थे। माफ कीजिए, बहुत से चैनल भी पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बड़े बड़े लोग स्पॉन्सर करते हैं पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाने के लिए। लेकिन परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने माता पिता पूजन दिवस, ब्रह्मचर्य, तुलसी माता की पूजा, होली और दिवाली, भैया दूज, रक्षाबंधन के द्वारा अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा, उसको मजबूती दी। जब वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को हावी हो रहा था, उस समय 14 फरवरी के बाद हमारे देश की बेटियों के क्या हाल होते हैं पता है? वैलेंटाइन डे मनाने के बाद उस दिन तो सारे होटल बुक हो जाते हैं और मेडिकल स्टोर से किस तरह की चीजें खरीदी जाती हैं इसके रेशियो आप निकालिए। लेकिन 1 महीने के बाद, 1.5 और 2 महीने के बाद जो हाल होता है बेटियों का, वो आपको अगर देखना है तो गायनोलॉजिस्ट के डॉक्टर के पास जाइए, गायनों के पास जाइए, महिला डॉक्टरों के पास जाइए, जो 1.5, 2, 2.5 और 3 महीने के बाद बेटियों के हाल किए जाते हैं, उन बच्चियों के हाल किए जाते हैं, उन पढ़ने वाली छात्राओं के हाल किए जाते हैं जो जाके 14 फरवरी वैलेंटाइन डे में फंस जाती है। उसको रोकने के लिए परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने माता पिता पूजन दिवस बताया। बच्चे माता पिता की पूजा करते हैं, माता पिता बच्चों पे वात्सल्य उड़ेते हैं, अपना प्यार उमड़ता है, भारतीय संस्कृति के अनुसार आरती उतारी जाती है, टीका किया जाता है, पुष्प वर्षा की जाती है, लगाते हैं अपने गले से बच्चों को जो दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल फोन हो चाहे पाश्चात्य सभ्यता हो, उसकी वजह से दूर होते चले जा रहे हैं, एकाकीपन आता जा रहा है व्यक्ति में, बच्चों में। तो हमारी जो नई जनरेशन पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है। आज बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां मोबाइल फोन पर ढूंढती हैं वैलेंटाइन डे के हफ्ते भर में क्या होता है, ये ढूंढती हैं, ये पूछती है गूगल से और आप आज गूगल पे डालेंगे कि 14 फरवरी माता पिता पूजन दिवस की शुरुआत करने वाला कौन था, वो परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी। तो हमारी भारतीय संस्कृति को बनाने का काम किया, सब कुछ किया कथाओं के माध्यम से। लेकिन दुख है आज 86 साल से भी अधिक उम्र में शरीर की विभिन्न बीमारियों के बावजूद भी, क्योंकि वो जेल में इतनी उम्र में अगर उनके अंदर आत्मशक्ति न होती, आत्म बल न होता, भक्ति की शक्ति न होती, आस्था न होती, तो वो जेल में नहीं रह सकते थे, नहीं बच सकते थे। लेकिन आज वो अगर जोधपुर जेल में 86 साल से भी अधिक उम्र के हो गए, 11.5 वर्ष हो गए, जेल में है, बाहर होना चाहिए, झूठे हैं, उनका इलाज भी आयुर्वेदिक पद्धति से होना चाहिए, वो अंग्रेजी पद्धति से उन्होंने कभी इलाज नहीं कराया। और इस बात को ऑनरेबल हाईकोर्ट भी कहती है। जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि बापू जी से बड़ा कौन है आयुर्वेद का ज्ञाता, इसका मतलब समझते हैं। तो फिर उन्हें अंग्रेजी इलाज क्यों कराया जाए, फिर उन्हें एम्स में इलाज क्यों कराया जाए, फिर उनका इलाज आयुर्वेद के, चाहे भारतीय हो चाहे भारत सरकार के आयुर्वेद हो, कहीं कराइए, हमारी ये मांग है और वहां होना चाहिए आयुर्वेद को। क्या मोदी सरकार को बापू के प्रकरण में हस्तक्षेप करना चाहिए? हाँ, अब अवसर है, करना चाहिए। सरकार को बिल्कुल पूरी तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए और उनके अच्छे कार्यों की यादगारी करके और उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, उन्हें बाहर होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए सर। आज के परिवेश में SC ST तथा दुष्कर्म की धारा 376 और पास्को के दुरुपयोग के बारे में आपकी क्या राय है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहा है? जब पॉक्सो कानून बना निर्भया केस के बाद, उस समय में लड़ रहा था निर्भया केस 2012-13 में, तब भी मैंने कहा था इसका दुरुपयोग होगा, मिसयूज होगा, लोगों को नहीं समझ में आया। आज वो बीमारी बढ़ते बढ़ते इतने वर्षों में लोगों के घरों को बर्बाद करने में लग, आज बर्बादी आ चुकी है। पॉक्सो का कई मामलों में दुरुपयोग होता है, कई मामलों में सच्चाई है, होना चाहिए, अपराधी दंडित होने चाहिए, दोषी होने चाहिए, लेकिन कई मामलों में लोग इसको अपना बदले की भावना से भी पॉक्सो का यूज करते हैं। और यही हाल SC ST एक्ट का जो सवाल पूछा आपने, हाथरस केस मैंने लड़ा,
जीता। SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा था, रेप के धाराओं का दुरुपयोग हो रहा था, अलीगढ़ ट्रायल कोर्ट से बरी हुई, जातिगत बातें की गई, लेकिन मैंने वो लड़ा, जीता। कई बार कई धाराओं का दुरुपयोग होता है। संत परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी के में भी इस केस का जो काम, पॉक्सो का मतलब नहीं, लड़की बालिग प्रूव हुई कागजों में, उसको भी नाबालिग बना दिया, ऐसे आरोप लगा दिए गए। तो इस तरह से कई बार पॉक्सो का भी दुरुपयोग होता है। SC ST एक्ट का दुरुपयोग राजनीतिक बदले की भावना, राजनीतिक दुर्भावना से, राजनीतिक हित साधने के लिए, राजनीतिक बदले का भाव लेकर भी SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, जो भी नहीं होना चाहिए। हमने ऑनरेबल जस्टिस गोयल साहब की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कराया था, ऑर्डर भेजा था, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। तुष्टीकरण की राजनीति, इसीलिए मोदी जी कहते हैं तुष्टीकरण खत्म हो, इस तरह का जातिवाद खत्म हो, ये खत्म होना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो असली है जरूरतमंद, जो गरीब है, उसी को उस आधार पर आरक्षण दीजिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, और SC ST एक्ट का दुरुपयोग रोकना चाहिए। यही एक ऐसा है जो कैंसर से भी अधिक बड़ी बीमारी, कुछ कटा नहीं, फटा नहीं, चोट नहीं, खरोंच नहीं, कोई बात नहीं, कहीं कोई व्यक्ति किसी से भी केस दर्ज करा देता है और वो व्यक्ति भागने लगता है। अब उसमें जांच होनी चाहिए। जब मर्डर में जांच होती है, सब केसों में जांच होती है, तो SC ST एक्ट में भी जांच होनी चाहिए, सब में जांच हो। दोषी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना उच्चतम न्यायालय को संज्ञान में है। लेना उच्चतम चाहिए। न्यायालय को भी संज्ञान में लेना चाहिए, भारत सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए, और मैं कहता हूं हमारी भारत सरकार प्रयास करेगी कि इसका दुरुपयोग ना हो और इसमें लोगों को न्याय मिले। चौथे स्तंभ पे का गला घोटा जा रहा है, क्या AP सिंह जी इस बात को सही मानते हैं? नहीं, गला क्या घोटा जा रहा, चौथा स्तंभ देखिए, अभी पीछे हमारे एक पत्रकार बिहार के मनीष कश्यप NSA रासुका लगा दी गई, हमने वो लड़ा और जीता। पत्रकारिता इस देश की आत्मा है। आजादी के समय से पत्रकारों ने उस समय अखबार छापे जब मशीनें खट खट होती थी, बहुत पुराने रूप में उसको खट खट चलती थी और आवाज होती, तब डर में छापते थे, हैंडबिल निकालते थे और आजादी की लड़ाई लड़ी। इस देश में पत्रकारों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए, चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी की बात हो, चाहे सुमित्रानंद पंत की बात हो, चाहे पंत साहब हो, गोविंद वल्लभ पंत हो, चाहे सरदार पटेल जी हो, ये सब पत्रकारिता से जुड़े रहे। महात्मा गांधी जी भी एक पत्रिका, हरिजन नाम की पत्रिका निकालते थे, छपती थी, ये सबकी पत्रकार से जुड़े रहे, जुड़ान था, संवाद था। लेकिन इसीलिए कहा था संवाददाता, इसीलिए संवाद रहता था। लेकिन हाँ, आज कई बार कई मामलों में हमारे देश की मीडिया चौथा स्तंभ का भी दबाव दिया जाता है, और कई बार हमारा चौथा स्तंभ भी अपने रास्ते से भटक जाता है। वो अपनी कलम और इस आईडी के महत्व को नहीं समझता, इसकी जिम्मेदारी को नहीं समझता, अपनी गरिमा को नहीं समझता, अपनी उपयोगिता को नहीं समझता। अब होता क्या है, दो चैनल है, एक चैनल दिखा रहा है 12 बजे खबर दोपहर के, अमुक पार्टी की रैली, उसे दिखानी है भव्य भीड़। 12 बजे हैं, अभी इस पार्टी की रैली हो रही है, यहाँ इस मैदान में हो रही, रामलीला मैदान, दिल्ली खचाखच भर चुका है, दिल्ली का रामलीला मैदान 12 बजे से ही खचाखच भर चुका है, कहीं कोई जगह नहीं रही है और अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा है और वे सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा है, ये है। अब वही दूसरा चैनल उसी मैदान से रिपोर्टिंग कर रहा है, लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो उस समय की खाली कुर्सियां दिखा रहा है जो 10 बजे थी, 12 बजे की रिकॉर्डिंग में दिखा रहा है 12 बज चुके हैं, अभी कुर्सियां खाली पड़ी हैं और महारैली का आयोजन किया था इस पार्टी ने, लेकिन कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं आ रही है, रामलीला मैदान खाली पड़ा है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लोगों का जुड़ान, लोगों का रुझान इस ओर से हट चुका है, लोग नहीं पहुंच रहे हैं जैसी सोचा था इस पार्टी। खबर एक, स्थान एक, रामलीला मैदान एक, आपकी विचारधारा क्यों बदल गई? सच दिखाइए, सत्य दिखाइए। आप सच दिखाने के लिए आप पत्रकारिता के महत्व को समझिए। आप पत्रकार हैं, आप संवाददाता हैं, आप पर लोग विश्वास करते हैं। एक आतंकवादी तो अपनी गोली से 100 बम से 150 लोगों को मारता, 30 कार्बाइन से और गोली से मारता एक आतंकवादी, लेकिन एक पत्रकार अगर भटक जाता है तो अपनी इस आईडी से और अपनी इस कलम से हजारों लोगों को मार सकता है।
हजारों लोगों को जिंदा कर सकता है। पहले क्या होता था, खबर शाम को छपती थी, तब सुबह बिकती थी, चाहे अखबार के माध्यम से शाम को छपती थी, सुबह बिकती थी। अब क्या है, खबर शाम को बिकती है, पहले खबर शाम को बिक जाती है, फिर सुबह छपती है। ये जो फर्क आया है, ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। संदेश खाली में आपको ले चलूंगा, क्या विचार है आपका? इस संदेश खाली में महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत अनुचित हुआ, और खासकर उस राज्य में ऐसा हुआ जहां की हमारी बहन ममता दीदी, जो कि महिलाओं की आइकॉन थी, जो दुर्गा नवरात्रों में महिलाओं के लिए नवरात्रों के व्रत में नंगे पैर घूमती है, पंडाल लगवाती है, लेकिन उनके प्रदेश में महिलाओं के साथ जिस तरह से अपमानजनक, गलत व्यवहार, अश्लील बातें हुई, जो महिलाओं का दोहन हुआ, जो महिलाओं के साथ जिस तरह से उनके शब्द नहीं है बोलने के, जो कार्य हुए, वो पूरी तरह से गलत है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर संज्ञान ना लेता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ना ले, तो फिर संदेश खाली तो संदेश खाली चला जाता। लेकिन उन्होंने किया, लेकिन कितने मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट कलकत्ता करती है? नहीं करती है ना, सब में नहीं कर पाती है। तो जब सब में नहीं कर पाती है, तो खुद प्रशासन को, शासन को और सरकारों को अपने प्रदेश की महिलाओं, बहनों, बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, उनके अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए। और वहां तो कई मामलों में ऐसा हुआ, जो सरकारी लाभ की चीजें थी, जो सरकारी लाभ दिए जाते थे महिलाओं को, उन पर भी दिखाया गया कि आप मेरे पास आइए, ऑफिस में आइए, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ गलत काम में शामिल होइए, तब आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी। ये गलत था। भारत सरकार की नीतियों, रीतियों, पद्धतियों, सिद्धांतों का भी खुलेआम मजाक उड़ाया गया, गलत हुआ। उस पर भी भारत सरकार ने भी संज्ञान लिया है। महिला नेशनल कमीशन, महिला आयोग ने भी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। तब शायद अब अपराधी पकड़े जा रहे हैं। सीबीआई जांच की अनुशंसा हो चुकी है, और सीबीआई अपनी जांच में सारा दूध का दूध, पानी का पानी करेगी, ऐसी हम आशा और विश्वास रखते हैं। और बहन बेटियों को न्याय मिलेगा, उनके अधिकारों का संरक्षण होगा, उनकी सुरक्षा होगी। काली कलकत्ते वाली देवी नवरात्रों में हम तो देवी की पूजा करने वाले हैं, हम तो बहन बेटियों का 9 दिन पूजा करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम तो उनके द्वारा सभी अच्छे कार्य करते हैं। और उस प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो, तो फिर तो गलत है, बहुत दुखद। सर थोड़ा ध्यान आपका केंद्रित करूंगा, ऑफ बोर्ड की तरफ ले चलेंगे आपको। जिस जगह पे एपी सिंह जी बैठे हैं, अगर वो बोर्ड इस जगह पे नोटिस कर दे, तो दुनिया की किसी भी अदालत में एपी सिंह जी नहीं जाएंगे, प्रदीप जी नहीं जाएंगे, भारद्वाज जी नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑफ बोर्ड की कोर्ट में जाएंगे, और वो भी लखनऊ में जाएंगे। आपका क्या विचार है, कितना सचेत हैं इन कानूनों पे आप? नहीं, वक्फ बोर्ड के कानूनों का दुरुपयोग कई मामलों में आया है, हो रहा है। फर्रुखाबाद के एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, राघवेंद्र सिंह राजू, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनने भी कई मामले फर्रुखाबाद में उठाए हैं इस तरह के। वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग हो रहा है। वक्फ बोर्ड अपने कानून जो बनाए गए धार्मिक सुरक्षा के लिए, अब उनका पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को जागृत होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से, और कानूनों में भी अब परिवर्तन करना पड़ेगा। जब माननीय अदालत अगर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाएगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा। जो ये नहीं जाएगा कि इस तरह का भेद कि वहां का वक्फ बोर्ड, वहां तो वही उन्हीं का है बना हुआ मामला। तो ऐसा कैसे, न्याय की उम्मीद, जो कहते हैं ना, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए दिखना भी चाहिए। और वक्फ बोर्ड के द्वारा न्याय न किसी को मिलता है, न मिलते हुए दिखता है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ऐसे वक्फ बोर्ड की संरचना हो, ऐसी कानूनी ढंग हो, और नए कानूनों में ऐसा हो जिससे लोगों को न्याय मिलते हुए दिखे।
वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, पूरा परिवर्तन होना चाहिए। वक्फ बोर्ड भी इसी देश का है और इस देश की अदालतों में सारी केस होना चाहिए। हमने ऐसा किया है, भारत सरकार ने ऐसा किया है। हमने सर्वोच्च न्यायालय से ट्रिपल तलाक को क्वैश कराया। ट्रिपल तलाक को केवल इसलिए क्वैश कराया गया कि कोई भी इस्लाम को मानने वाला पुरुष हमारे देश की बहन बेटियों को सड़क चलते तलाक 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 बोलकर घर से बाहर न कर दे, बच्चों के साथ बेघर न कर दे, भूखमरी पे न पहुंचा दे, उसे आत्महत्या के लिए न मजबूर कर दे, उसको दुखी न कर दे, परेशान कर दे। हमने भारत सरकार ने किया, ऐसा किया कि उनके अधिकारों को सुरक्षा दी, महिलाओं को संरक्षण दिया। हमने नहीं देखा कि इस्लाम मानने वाली महिलाओं की दुखी रहनी चाहिए, सनातन मानने वाली सुखी रहना चाहिए। हमने वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। हमने ये नारा लेकर चले। हम इस बात के साथ भारत माता की जय करते हैं, हम इस बात के साथ हिंदुस्तान की जय करते हैं, तब हम सोने की चिड़िया और विश्व गुरु और जगत गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने ये किया है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन जस्टिस, वन हेल्थ के साथ हम पूरी दुनिया में गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम जब हमारा नारा पुराना होने लगा तो हमारे G20 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नया नारा देने का काम किया और उसको ग्राउंड जीरो पर उतारने का काम किया, पहुंचाने का काम। आपसे बात करते करते एक छोटी सी बात और याद आ गई मुझे। गांजा तस्करी, गौ तस्करी, मानव तस्करी, अदर तस्करी, कोई भी तस्करी हो, फॉरेन कंट्री में आप देखिए इन चीज़ों में बहुत कठोर से कठोर सजा है, लेकिन भारत देश में क्यों नहीं है? नहीं, अब गौ तस्करी पे कठोरता आ रही है। नशे के लिए वर्तमान में हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत नियम कठोर बनाए, कठोर कानून बना है। एनडीपीएस कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, एनडीपीएस कोर्ट, इन सब में चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, सभी सख्ती बरत रही है। नशा मुक्त समाज बनाने की तरफ सभी लोग बढ़ रहे हैं। सरकार भी बढ़ रही है, पुलिस भी बढ़ रही है, सामाजिक संगठन भी बढ़ रहे हैं, मीडिया भी बढ़ रही है, सभी लोग बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर अब आगे आने वाले समय में नशा मुक्त समाज, गौ तस्करी मुक्त समाज, ऐसा जैसे गायों की तस्करी होती है और इस तरह का समाज, ये बदलाव आएगा और परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आए। छोटा सा क्वेश्चन होगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नाबालिग जो है वो हत्या को अंजाम दे रहे हैं लगातार, और कुछ समय के बाद में वो छूट करके चले आते हैं, उसके बावजूद फिर आकर के वो कहीं ना कहीं फिर क्राइम को अंजाम देते हैं। उनका डर जो है वो खत्म होता जा रहा है कानून के। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिलेटेड है मामला और इस पर विचार कर रहे हैं और किया भी सरकार ने, पीछे समय में भी किया है। जो उम्र थी 18 साल की, अब देखिए इसमें फर्क है। 18 साल में एक महानगर का बच्चा 17 साल की उम्र में बहुत एक्टिव हो जाता है, वो गूगल चलाता है, वो सब कुछ देखता है। 17 साल का बच्चा उड़ीसा के भद्रक, बालेश्वर, कटक, पुरी के ग्रामीण परिवेश का बच्चा अलग होता है, इसमें परिवर्तन है, बल अलग है। तो ये भी होना चाहिए, महानगर में इसका क्राइटेरिया बदला जाना चाहिए। बचपन है, लेकिन बचपन का जब दुरुपयोग होने लगता है, प्रोफेशनल लोग, हार्डकोर क्रिमिनल बच्चों को माध्यम बनाकर हत्याएं करवाते हैं कि 3 साल बाद छूट जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं। कोटा एनडीपीएस का एक बहुत बड़ा हब, जहां अफीम और का काम होता है, वहां कोटा की कोर्ट में मैंने ट्रायल किया। एनडीपीएस के केस देखिए, कई ऐसे माफिया हैं, कई ऐसे सरगना हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, बच्चों को कैरियर बना के प्रयोग करते हैं। बच्चे स्मैक लेके जा रहे हैं, बच्चे अफीम लेके जा रहे हैं, बच्चे लेके जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, कैरियर ले जाने का काम कर रहे हैं। और मेन चीज मादक पदार्थों का, नारकोटिक्स का ले जाना ही है, इधर से उधर पहुंचा देना काम हो गया। पैसे तो कहीं से भी ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, तो जब पहुंचाने के काम में वो कर रहे हैं तो उसमें कैरियर के रूप में भी सख्ती आई है। ऑनरेबल कोर्ट को भी इस पर समझना चाहिए कि जो इस तरह से लोग, चाहे हत्या के मामले, जहां बच्चों का दुरुपयोग करके ऐसा किया जा रहा है, तो वहां ऐसे संदेश दिए जाने चाहिए कि अब कोर्ट जागरूक है, कानून की देवी की जो पट्टी बंधी हुई है वो खुल चुकी है। अगर कोई बच्चों के कंधे पर रखकर बंदूक रखवाएगा तो बच्चों की भी खैर नहीं, उन बच्चों को प्रोत्साहित करने वालों की भी खैर नहीं,
और उन बच्चों को कैरियर बनाने वालों की भी खैर। यही अगर यूं कहा जाए कि क्षेत्र क्षेत्र के अंदर में लगातार गेंदबार हो रही है, कोई 76 नंबर बनाता है, कोई 78 नंबर बनाता है और कोई 54 नंबर बनाता है। इनके अंदर में 12 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चों का इस्तेमाल ही किया जाता है। क्या इसके ऊपर में एरिया के अंदर में या उस विधानसभा के अंदर में पुलिस वालों का कोई अधिकार नहीं बनता कि इसको रोका जा सके? अब इस पर पुलिस को बहुत सख्ती करनी चाहिए, निचले स्तर पर काम करना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पर पता करने पड़ेंगे, लोकल बॉडीज की सहायता लेनी पड़ेगी कि कौन ऐसे गैंग हैं जो बच्चों को गुमराह करके, दुरुपयोग करके, जैसे जम्मू में पत्थर फेंकने की पहले घटनाएं होती थी, बच्चों का प्रयोग किया जाता था, ऐसे ही अब यहाँ हो गया है। कुछ लोग भूख से प्रेरित हैं, कुछ लोगों की गरीबी है, किसी के माता पिता की मौत हो गई, किसी का पिता कमाने वाला चला गया, किसी का कोई गार्जियन नहीं है, कोई अपने ननिहाल में रह रहा है इसलिए सरवाइव नहीं कर पा रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है, किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, किसी की माँ दूसरे जगह चली गई अफेयर में तो वो रह गया। ऐसे बच्चों के, ऐसे परिवारों के बच्चों को ऐसे गैंग टारगेट करते हैं, उन्हें लालच देते हैं, उन्हें अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें वो सुख सुविधाएं देते हैं, उन्हें नशे की तरफ लाते हैं। पहले हमने इस पर काम किया था, दिल्ली में महानगर में भी कुछ गैंग थे जो भिखारी बनाते थे बच्चों को, हाथ पैर तोड़ के चौराहों पर छोड़ते थे, पूरे दिन वसूली करवाते थे और रात को उन्हें ले जाते थे, रखते थे और उस पर यहाँ की अदालतों ने, पुलिस ने काम किया। तो अब पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अदालतों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और सबसे बड़ी समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो सामाजिक व्यक्ति है उसकी निगाहें रहती हैं, समाज एक आंखें रखता है सब जगह, तो वो देखे जो इस तरह से लोग टारगेट किए जा रहे हैं और इस पर सख्ती होनी चाहिए और ऐसे गैंग बनाए जाने वाले बच्चों को, ऐसों को शिक्षा की तरफ ले जाएं, पढ़ाई की तरफ ले जाएं, उसकी तरफ ले जाएं, ये होना चाहिए। सर, जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, किसान एक अन्नदाता है। किसान बिल्कुल ही भगवान है देश के अंदर। आज के टाइम में किसान ही हमें अन्न देगा तो हम रोटी खाएंगे, अन्यथा नहीं। किसानों की भूमि अधिग्रहण की लगभग 55% देश के अंदर शिकायतें हैं। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। किसान बहुत परेशान है। सड़कों पे किसान क्यों ना उतरे? एपी सिंह जी का इस प्रकरण पे थोड़ा सा ध्यान हम केंद्रित करेंगे। क्या राय है? देखिए, 2-2.5 साल पहले, पीछे 2.5-3 साल हो गए, जब पहली बार किसान आंदोलन हुआ, बहुत जबरदस्त किसान आंदोलन हुआ। दिल्ली बॉर्डर 20-20, 25-25 किलोमीटर तक सड़कों पर घास उगाई थी, सड़कों पर पौधे उगाए थे, इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ। मैं सर्वोच्च न्यायालय गया, देश के विभिन्न किसान संगठनों की तरफ से गया, उनकी तरफ से, किसानों की तरफ से केस लड़ा और जीत हुई, स्टे मिला हमें। वो जो 3 किसान बिल भारत सरकार ने लगाए थे, उनके स्टे दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा और सुना और हमें मिला, क्योंकि किसान देश की आत्मा है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और यही नारा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। दुखी रहेगा अगर किसान, कभी नहीं बनेगा देश महान। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। तो ये भावना के साथ संपूर्ण सवाल का जवाब नहीं मिला। भूमि अधिग्रहण की हमने बात हाँ, की। भूमि अधिग्रहण की बात आप कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण से कुछ तो भूमाफियाओं की वजह से, कुछ सरकार के लचर रवैये की वजह से, कुछ लोग जो भूमि अधिग्रहण की ड्यूटी, जैसे रोड बनती है, कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं रेलवे का जा रहा है ट्रक, तो उसमें ऐसे अधिकारियों की भ्रष्टाचार की नीति, भ्रष्टाचार की रीति, भ्रष्टाचार की पद्धति, भ्रष्टाचार की उनकी भावना की वजह से भी किसानों को न्याय नहीं मिल पाता है और भूमि माफिया और भूमि अधिग्रहण के मामले में उनके साथ निष्पक्षता नहीं हो पाती है। लेकिन किसान देश की आत्मा है। किसान को चाहे भूमि अधिग्रहण हो, चाहे एमएसपी हो, चाहे उसकी कोई भी जरूरतें हो, सब में उसके साथ न्याय मिलना चाहिए। उसे सड़क पर आना नहीं चाहिए, उसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, उसे अपने डीएम और कंसोलिडेशन ऑफिसर, चकबंदी अधिकारी के सामने धरना देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, और जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, जैसे यहाँ डीडीए करती है अधिग्रहण, गाजियाबाद में जीडीए करती है, वहां नोएडा करती है, प्राधिकरण नोएडा अथॉरिटी करती है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जनपद डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि किसान के साथ न्याय हो, निष्पक्षता।
तो चलिए साहब, लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देश के अच्छे माने जाने वकील एपी सिंह जी सीमा हैदर के पहले भाई बने, फिर केस लड़ने का प्रयास किया और लड़ रहे हैं। अब उनके बच्चों का वारिस कौन बनेगा, गुलाम हैदर या सचिन? देखिए, सीमा पाकिस्तान में इतना दुखी थी, पीटी की, और सीमा नहीं, पाकिस्तान में महिलाओं को पायदान बनाया जाता है। जो भारत में महिलाओं का सम्मान है, वो पाकिस्तान में कभी महिलाओं का सम्मान, बहन बेटियों का सम्मान, इज्जत हो ही नहीं सकती। मैं जानना चाहता हूं, यहाँ कुरान शरीफ भी रखी है, कहां लिखा है कुरान शरीफ में, पवित्र कुरान शरीफ है, कहां लिखा है शरीयत में 4 शादियां करना? लेकिन वो इसे अधिकार मानते हैं। तो महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का दमन, महिलाओं का कुचक्र चलाया जाता है पाकिस्तान में। जो भारत में महिलाओं का सम्मान है, जो भारत में इज्जत महिलाओं की, इतनी कहीं देश दुनिया में नहीं है। तो भारत में वो आई, देश के प्रधानमंत्री की चर्चा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, मोदी जी की और योगी जी की चर्चा वहां होती है, और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री भी मोदी जी जैसा होता, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी जैसा होता, तो हमें नरक जीवन नहीं जीना पड़ता, ये कहते हैं। तो वो यहाँ आई, आने का उसका रास्ता थोड़ा सा था गैर कानूनी, उसकी उसे सजा मिली, जेल गई, बेल हुई, बेल पर है, अब यहां रह रही है। अब वो सनातन को अपना चुकी है, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, अपने सचिन से विवाह कर चुकी है, और तब किया उसने ये सब जब 4 से 5 साल, पौने 5 साल होने जा रहे हैं, उसको धक्के मारकर, तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। जब तक उसका बाप जिंदा रहा, तब तक वो जी, जब वो भी इंतकाल हो गया तो बाहर। तो इस तरह से ऐसे ऐसे जो भी हुआ, वो उसके साथ वहां गलत हुआ। लेकिन भारत बड़े दिल का देश है, भारत में वो आई है, उसने सनातन धर्म ग्रहण किया, भारत माता की जय की, गंगा स्नान की, तुलसी की पूजा की, हिंदू धर्म ग्रहण किया, हनुमान चालीसा पढ़ रही है, सुंदरकांड के पाठ कराती है, अब वो करवा चौथ भी करती है, डॉक्टर एपी सिंह को भैया दूज भी करती है, रक्षाबंधन भी करती है, गणेश चतुर्थी भी मनाती है, दिवाली भी मनाती है, नया साल भी मनाती है, चंद्रयान 3 की सफलता की कामना भी करती है, क्रिकेट में भारत जीत का सपना भी रखती है, आदित्य एल1 सूर्य भगवान की भी पूजा करती है, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने का भी काम करती है, प्रयास करती है। तो निश्चित तौर पर वो भारत में है, भारत में रहेगी। हमने उसकी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ, और जो अथॉरिटी हैं, जो कंपेटेंट अथॉरिटी हैं, वहां लगा रखी है, लगी हुई है, एटीएस जांच कर रही है। जैसा भी जो जब भी होगा तो होगा। बच्चों की बात आपने कही, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे भारत में हैं, बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर है, बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर होती है, खासकर लेडीज, लड़कियों की, बच्चियों की, बेटियों की बायोलॉजिकल संरचना के मुताबिक भी उनकी बेहतर परवरिश, उनकी बेहतर सुरक्षा, उनकी बेहतर शिक्षा, उनका बेहतर भविष्य, उनका बेहतर खान पान मां कर पाती है, और मां अच्छी तरह से कर रही है। सचिन इसमें मदद कर रहे हैं, देश मदद कर रहा है, पूरे देश के लोग उन्हें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं, बच्चे यहाँ संरक्षित हैं, बच्चे सनातन धर्म के अनुसार जी रहे हैं, ये बड़ी बात। और इसी बात की उन्हें बुराई है, उन्हें बच्चों से नहीं मतलब किसी को। अगर बच्चों से मतलब होता तो 8 महीने पहले बच्चे पूछे जा सकते थे। जब बच्चे भूखमरी के कगार पर आ गए थे, तब किसने बच्चों को पूछा? किसी ने बच्चों की बात की? उसके परिवार वालों ने बात की? कभी उनके लिए कोई सोचा? नहीं सोचा। लेकिन आज जब बच्चे इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, प्रभु श्री राम की जय करते हैं, अयोध्या धाम जाने की बात करते हैं, गंगा स्नान जाते हैं, हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं, गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान करते हैं, मां गंगा की आरती उतारते हैं, तब लोगों को बुरा लगता है। ये कारण, इसलिए लोग, ऐसे संगठन, ऐसे लोग लगातार इस बात का विरोध करने का प्रयास करते हैं, और ये पाकिस्तान सदैव करता रहा है। पाकिस्तान ने 26/11 किया, पाकिस्तान ने संसद पे हमला किया, पाकिस्तान ने पुलवामा कांड किया, लेकिन हमने भी जब मौका आया
सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब दिया। और वक्त आने पर जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जो लोग ऐसे विचार रख रहे हैं, जो ऐसी भावनाएं सीमा सचिन के लिए, उसके बच्चों के लिए और उस डॉक्टर एपी सिंह के लिए कह रहे हैं, उनको जवाब पाकिस्तान के लोग भी देंगे, भारत के लोग भी देंगे, सनातन को मानने वाले भी देंगे, और यहाँ की मीडिया भी देगी, यहाँ की माननीय अदालत भी देगी, यहाँ की माननीय सरकार भी देगी, यहाँ की व्यवस्था भी देगी, और यहाँ की योगी और मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबकी भावना का नारा भी समय पर सबको दिख रहा है, लोगों को लग रहा है, लोगों को पता है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। किसी को बच्चे से कोई मतलब नहीं, लेकिन सनातन क्यों को बोल रहे हैं? ये वही लोग हैं जो राम को गाली देते थे, ये वही लोग हैं जो सनातन को, हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया और एचआईवी बोलते थे। आज उनको जवाब मिला है 500 वर्षों के बाद, जब प्रभु श्री राम के 22 जनवरी को भव्य श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री ने रखी, तो उन सबको जवाब मिला। जब 370 और 35 को हटाया और कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज लहराया, तो उन सबको जवाब मिला। जब हमने ट्रिपल तलाक पेश किया, तो उनको जवाब मिला। सरकार समय समय पर जवाब देती है, और इस देश की जनता भी हमारे साथ है, सीमा सचिन मीना के साथ है, इसलिए बच्चे उसके पास है, उसके साथ है, रह रहे। सर लास्ट सवाल आपसे, समय को ध्यान में रखते हुए 1 मिनट और लूंगा आपसे। अयोध्या से देश से विकास होगा, या हॉस्पिटल बनाने से देश का विकास होगा, या रोजगार देने से देश का विकास होगा, या किसानों की को सहूलियत देने से देश का विकास होगा? 5 चीजों से होगा। एम्स भी खुले हैं, अभी पिछले दिनों 5 एम्स के उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किए। एम्स बने, अस्पताल बने, इलाज हुआ। कोरोना काल जो देश की सबसे बड़ी महामारी थी, दुनिया की महामारी थी, भारत ने उससे पार पाई। सुबह उठे लोग भूखे, लेकिन रात को कोई सोया नहीं भूखा। चाहे एनजीओ लगे रहे, चाहे सरकारें लगी रही, चाहे संगठन लगे रहे, चाहे लोग लगे रहे, चाहे परिवार लगे रहे, चाहे किसान खेत में काम करता रहा, लेकिन भूखा कोई सोया नहीं, भूख से नहीं मरा। कोरोना से मरे हैं, मौतें हुई हैं, तो इसका मतलब सरकार काम कर रही, स्कूलों का भी काम कर रही, विद्यालयों का भी काम कर रही, मंदिर का भी काम किया है। मंदिर भी आस्था श्रद्धा का केंद्र है। अगर आप मंदिर में ध्यान, शक्ति और विश्वास के साथ जाते हैं, तो आपका अस्पताल भी कम होगा, आपकी जेलें भी कम होंगी, आपके कोर्टों की भीड़ भी कम होगी। जो आपने पहले सवाल किया था, केस बढ़ रहे हैं, अस्पताल कम होंगे, जेलें कम होंगी और कोर्टें भी कम होंगी, तो समाज तो बदलेगा, सुधार तो आएगा, बदलाव तो आएगा। अगर हम श्री राम के चरित्र को, सीता माता के चरित्र को जीवन में अपनाते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने अपने पति का सहारा दिया, अपने पति को नहीं छोड़ा, तो हमें सीख लेनी चाहिए अयोध्या से, प्रभु श्री राम से। तो अस्पताल भी जरूरी है, अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर भी जरूरी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी जरूरी है, रोड भी जरूरी है, एयरपोर्ट भी जरूरी है, सड़कें भी जरूरी हैं, मीडिया चौथा स्तंभ में मजबूत जरूरी है, सरकार भी जरूरी है, अदालतों में भी न्याय होना चाहिए, स्कूलों में भी शिक्षा होनी चाहिए, सब जगह सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। अयोध्या का जय जयकार पूरे देश में, पूरे विदेश में हो रहा है, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा ठप होती जा रही है। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि को देखिए, वाल्मीकि एयरपोर्ट है, वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में बना ना, वाल्मीकि एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। और गोस्वामी तुलसीदास की रामायण हर घर में है, तुलसीकृत रामायण हर घर में है, हर परिवार पढ़ता है, और अयोध्या में भी पढ़ी जाएगी, और उसको तो कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन स्थान होना चाहिए। हाँ, स्थान होना चाहिए। तो हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि अयोध्या में भी तुलसीदास जी के नाम पर कोई अच्छा कार्य हो, अच्छा अस्पताल बने, अच्छा कार्य हो। भव्यता सरकार के पास बहुत काम है, और निश्चित तौर पर होना चाहिए। तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ, सीता माता, हनुमान जी की हनुमानगढ़ी, ये सब हमारे ऐसे इतिहास के हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। तुलसीदास जी के जन्म स्थान को डेवलप करना चाहिए, वहां बिल्कुल भव्यता के साथ डेवलप करना चाहिए, वहां भी ट्रेनें चलनी चाहिए, वहां भी तीर्थ स्थल बनना चाहिए, वहां भी तीर्थ स्थल होना चाहिए, और बड़ा तीर्थ स्थल होना चाहिए। और हम अनुरोध करते हैं, और निश्चित तौर पर अगर उसमें कोई कमी छूटेगी तो हम उसको, सरकार को प्रयास करेंगे कि उसको पूरा किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी,
और हमारे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना मत भूलिए, हमारी और वकील साहब की चर्चा कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपका धन्यवाद।